जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या लेंथ पर आधारित, लेंथ के सूत्र पर आधारित हमने न्यूमेरिकल्स को किया था और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने देखा था कि हम कैसे न्यूमेरिकल को लगाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है साथी, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज का क्लास हमारा होने वाला है अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तनांक के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे मेरे साथी। उससे पहले हमने कहा कि आप सभी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास फटाफट शेयर कीजिए। और बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। देखिए, पहली बात, अपवर्तनांक क्या होती है। जैसे अपवर्तनांक जो टॉपिक है मेरे साथी, जब तक हम इसे अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स को लगाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमने लेंथ के बारे में अच्छे से पढ़ा, दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो ये बताइए कि जो आपका न्यूमेरिकल लग रहा था कितना सिंपल था, कितना आसान था। आसान ये तब होगा मेरे साथी जब इसे हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम अपवर्तनांक को पढ़ते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई। ठीक है, आपतन कोण आई की ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे और स्नेल के नियम भी इसको कहते हैं, वही सेम प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। ठीक है, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। अब इसको हम समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो माध्यम है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ये क्या है? सघन माध्यम। और हमारा दूसरा माध्यम जो है वो है विरल माध्यम। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई मेरे साथी। अब आगे देखिए, हमने क्या किया था, हम यहाँ से एक प्रकाश की किरण को गुजारेंगे और मेरे साथी सघन माध्यम जो होगा उसमें प्रकाश की चाल से धीरे धीरे आएगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। लेकिन विरल माध्यम में वो स्वतः, यानी कि वो खुद स्वतः होगा, उसको ज़्यादा चाल न तेज होगी न धीमा होगा, यानी कि वो बराबर चलता रहेगा। ठीक है, अगर बात की जाए कि अगर हम क्या करते हैं, हमें अगर शहर में हम बाइक चलाते हैं तो हमें धीरे धीरे चलानी पड़ती है। लेकिन जैसे हम सुनसान हाईवे बहुत अच्छा सा रोड पाते हैं तो क्या करते हैं? 80-90 दे भैया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सघन और विरल में, सघन में क्या होगा? सघन में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल में क्या होगा मेरे साथी? बढ़ जाती है। सघन की तुलना में विरल में क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब इसकी चाल बढ़ जाएगी मेरे साथी तो ये आप स्वतः इस तरफ चला आएगा और इसके मध्य जो कोण बनता है, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। अब बात आती है अपवर्तन कोण, यानी कि इसके और इसके मध्य जो अभिलंब और प्रकाश की किरण, यह आपका अभिलंब है, अभिलंब, इसके दोनों के मध्य जो आपके कोण बने, इसी को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। क्या मेरे सभी साथी को इतनी बात समझ में आया? अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सा आप चित्र बनाएं और उसके माध्यम से हमने एक प्रकाश की किरण को, हमने क्या किया? इस प्रकाश की किरण को भेजा सघन माध्यम में से विरल माध्यम, यानी कि माध्यम 1 में से माध्यम 2 की ओर हमने भेजा। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है मेरे साथी, अभिलंब और प्रकाश के किरण के मध्य एक कोण बन रहा है, और पहले माध्यम में भी बन रहा है और दूसरे माध्यम में भी बन रहा है। जो माध्यम पहले में बन रहा है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? आई से लिखते हैं। और जो दूसरे माध्यम में हमारा कोण बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से लिखते हैं। क्या मेरे सभी साथी को इतनी बात क्लियर हुई? अब बात आती है कि
लिखते किससे हैं, तो अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आई? आगे देखिए कुछ चीज़ें और हैं इसमें समझने के लिए। इसमें फार्मूला क्या बनेगा मेरे साथी? तो हम अगर बात करें तो सघन एक पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम। अगर हम ऐसा कहें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सापेक्ष के बारे में अभी हम इसके बाद अच्छे से जानेंगे कि सापेक्ष क्या होता है और निरपेक्ष क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथी, अगर हम कहें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर आपका हो जाएगा sin i बटे sin r, ये आपका सूत्र हुआ मेरे साथी। क्या इस सूत्र में मेरे किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जैसा कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये माध्यम आपका हमने पहला लिया, ये माध्यम आपका दूसरा लिया। पहला माध्यम क्या है? सघन माध्यम है और दूसरा माध्यम क्या है? विरल माध्यम है। अब हमने क्या किया? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि इसके अगर इधर होगा, ठीक है, ये सापेक्ष और निरपेक्ष अभी हम बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कशन करने वाले हैं मेरे साथी। तब तक के लिए आप इसे उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथी देखते हैं अब सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है। जैसा कि सापेक्ष की अगर बात की जाए मेरे साथी, तो सापेक्ष कैसा होता है, किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब वाह, कैसे? अब हमें ये पता करना है कैसे, तो जरा ध्यान से देखिए। आपका ये सापेक्ष है, ये क्या है? सापेक्ष, और ये है आपका निरपेक्ष, ठीक है। ये आपका सापेक्ष और ये आपका निरपेक्ष ये है और सापेक्ष ये है। अब कह क्या रहा है, कैसे इसको समझेंगे? तो सबसे पहले हम दो माध्यम ले लेंगे। मान लीजिए कि हमारा माध्यम वन और ये माध्यम टू हो गया। अब इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है मेरे साथी, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या ये कह रहा है कि अगर हम प्रकाश की किरण हो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, कोई भी एक माध्यम कहीं भी हो, जब एक माध्यम से क्या करे? दूसरे माध्यम में गमन करे, यानी कि जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे देखिए ये माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। हमने प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भेजा और इसके बीच जो यहाँ पे एक दूसरा माध्यम है, ठीक है, इसलिए इसी स्थिति को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या मेरे साथी को ये बात क्लियर हुई कि सापेक्ष किसे कहते हैं और निरपेक्ष किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष भी देख लीजिए। निरपेक्ष किसे कहते हैं कि यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है, प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जा रही हो, आपका वह माध्यम क्या कहलाता है? वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कैसे कहलाता है? जल्दी बताइए कैसे कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए मेरे साथी, ये क्या है? निर्वात। ये है क्या? माध्यम। यह है आपका पहला माध्यम और यह है आपका दूसरा माध्यम। अगर निर्वात की बात की जाए तो निर्वात एक ऐसा माध्यम है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे वायु ना पाई जाए, यानी कि जहाँ पे वायु ना पाई जाए वहाँ से प्रकाश की किरण अगर गुजारी जाए और वह किसी माध्यम में चला जाए, किसी भी माध्यम में चला जाए,
इसी प्रक्रिया को हम अपवर्तनांक के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका ये है और सापेक्ष ये। सापेक्ष में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम की ओर जाती है, और निरपेक्ष में क्या होता है, निर्वात में से प्रकाश की किरण एक कोई भी माध्यम में जाती है। ये है आपका सापेक्ष और निरपेक्ष। अब चलिए हम कुछ निवेश शुरू करेंगे। फटाफट मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप सभी इस सेशन को लाइक नहीं किए, तो जल्दी से तुरंत इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और इस न्यूमेरिकल को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको इसमें याद क्या करना है, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का हमने सूत्र जाना, और सूत्र के बाद जरूरी है न्यूमेरिकल लगाना, क्योंकि हम केवल सूत्र जान के क्या करेंगे जब हमें उस पर न्यूमेरिकल लगाना नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं मेरे साथी, आप एक टॉपिक पढ़ें, सूत्र पढ़ें, उसके बाद से उस पर आधारित हम न्यूमेरिकल भी लगाते चलेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करती है। तो जाहिर सी बात है, आपका ये कांच है मेरे साथी, पहला माध्यम जो है आपका वो कांच है, और दूसरा माध्यम जो है आपका वो जल है। और आप देख रहे हो कि प्रकाश की किरण कांच से जल की तरफ जल में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद में कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है, कांच के सापेक्ष, कांच से पहले यहाँ पे देख लीजिए, जल को हम इसमें W से लिखेंगे, और कांच को G से, द्रव को L से, और वायु को A से, ठीक है। तो अब हम इससे क्या कह रहा है, कांच के सापेक्ष हम सबसे पहले हमें ज्ञात करना है अपवर्तनांक, यानी कि M हमें याद करना है। लेकिन कैसे, यहाँ पे सापेक्ष की बात आई, तो कांच के सापेक्ष यानी कि किसके सापेक्ष, कांच के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे G, आगे हम क्या लिखेंगे G। और किसका अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक, यानी कि यहाँ पे W। अब इसका सूत्र हम जानते हैं, उससे पहले सूत्र तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे सूत्र आपका हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब हमें दिया क्या है, क्या हमें यहाँ पे साइन आई और आर दिया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो जी हाँ, बिल्कुल दिया है। आप जो आई का मान जो दिया है वो 30 अंश है, और आपका जो आर की मान दी हुई है वो 45 अंश है। कितना है, 45 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब इसमें हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, आपको सूत्र पता है, मान पता हो गया। जब सूत्र मान पता हो गया तो आपको इसमें केवल सॉल्व करना रह गया। और आइए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन आई का, देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर साइन आई कितना दिया है, 30 अंश, साइन आर कितना दिया है, 45 अंश, ठीक है। साइन आई 30 अंश, साइन आर 45 अंश। अब हमें फटाफट ये बताइए कि साइन 30 का मान और साइन 45 का मान होता कितना है। तो मेरे साथी आपसे बता दूं कि साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 की बात की जाए तो साइन 45 का मान होगा आपका, क्या होगा जल्दी बताइए आप, क्या होगा मेरे साथी, 1/√2, क्या होगा 1/√2। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे साथी। अगर हम क्या करें, इसके नीचे अगर हम 1 लिख लें तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे नीचे ना रखी जाए। अब हम बाह्य पदों की गुणा बाह्य पदों से और अंतः पदों की गुणा अंतः पदों से हम कर देंगे। तो करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू आपका प्राप्त होगा √2/1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे साथी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2 है तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि 1√2 बच
जाएगा। यानी कि आपका बराबर में 1/√2 बचा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/√2 होगा। क्या ये बात मेरे सभी साथी को समझ में आ रही है और क्या आपको ये अच्छे से दिख रहा है? जल्दी बताइए तुरंत फटाफट, क्या मेरे सभी साथी को ये बात समझ में आई? इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है? इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमने मान को लिखा है, न्यूमेरिकल को पढ़ा है और क्या कैसे करना है वो हम जान गए। जैसे कांच के सापेक्ष है, हमने कांच के सापेक्ष जल का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो आपका अपवर्तनांक जो होगा उसका सूत्र हो गया sin i/sin r, और आपका sin i दिया है 30 अंश और sin r दिया है 45 अंश। अब यहाँ पे देखिए क्या आपके sin 30 का मान 1/2 होता है या नहीं होता है? होता है। उसके बाद हमने क्या किया, 45 का मान रखा था 1/√2 हो गया। अब हमने अंतःपदों की गुणा अंतःपदों से और बाह्य पदों की गुणा बाह्य पदों से किया। क्या ये मेरी बात सभी साथी को समझ में आया? जब किया तो ये √2 और ये कटेगा मेरे साथी, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1√2 रह जाएगा। तो हमें यहाँ पे बचा क्या इसमें? अब इसका गुणा इससे हम कर दें तो 1/√2। अतः हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा 1/√2 होगा। क्या ये बात मेरे साथी को समझ में आई? इसी पे देखते हैं हम अब दूसरा न्यूमेरिकल, और दूसरा न्यूमेरिकल सेम अभी जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल लगाया वैसे ही ये लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। अब कैसे देना है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, बस कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं, उस डाउट को मैं दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को घुमा के रखा हूँ। पहले मैंने ये बात बता दिया, अब आप समझ गए होंगे और नहीं समझे हो तो अभी समझ जाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं तो क्या है। चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। ये आपका क्या है, वायु है, और ये है आपका कोई माध्यम। एक प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि sin i बराबर कितना दिया है और sin r बराबर कितना दिया है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। यही तो दिया है, क्या दिया है? i बराबर 60 और sin r बराबर 45। क्या मेरे सभी साथी यही कहना चाह रहे हैं? तो मेरे साथी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये सरासर बिल्कुल गलत आपने बोला है। अब क्यों बोला है फटाफट बताइए, क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता है i का मान यहाँ पे आपसे यहाँ पे कोण बनता है और यहाँ पे बनता है, ना कि इधर और इधर। जैसा कि अब तब हम इसे निकालेंगे कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए मेरे साथी, थोड़ा सा ध्यान। यहाँ से और यहाँ के बीच 90 अंश का 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये इतनी कोण दी हुई है कितना, 60। अब हम 90 में से -60 और 45 कर देंगे। ठीक है, अब -60 और 45 किया हमारे पास, तो sin i बराबर 30 हमें प्राप्त हुआ और sin r बराबर हमें 45 गुना 90 यानी कि 45 प्राप्त हुआ। देखो मेरे साथी, सवाल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर आया। क्यों? इसलिए ताकि आप यहाँ पे अगर मान दिया हो, कहाँ पे, मुख्य अक्ष पर अगर मान दिया हो, मुख्य अक्ष के सामने अगर कोण बना रहा हो, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। आपको पता होना चाहिए अभिलंब और मुख्य अक्ष के बीच एक सीधा 90 अंश का कोण बन रहा है, और उसके मध्य जो कोण बन रहा है इस साइड में, क्या मुख्य अक्ष पर अगर मान दिया हो तो हमें वो i का मान हम कभी नहीं कह सकते। i का मान हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? sin i बराबर 90 से माइनस जितना यहाँ पे दिया होगा उतना का हम माइनस कर देंगे। अगर यहाँ 45 दिया होता मेरे साथी, 45 माइनस करते, यहाँ पे 60 दिया है तो हम 60 को माइनस किए।
क्या ये बात मेरे सभी साथी को क्लियर हुआ? फटाफट एक बार लिख दीजिए साइंस वाले फाउंडेशन पे कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। फटाफट कमेंट कीजिए और इस सवाल को भी देखते रहिए किस तरीके से लगाया जाए। तो फिर क्या करना है सर? फिर वही काम, वही चीजें, वही फार्मूला। क्या अब यहाँ पे हम n बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, लेकिन यहाँ पे किसके सापेक्ष और निरपेक्ष की बात हो रही है मेरे साथी? वायु के सापेक्ष। वायु को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, ठीक है। वायु के सापेक्ष हमें माध्यम, कोई भी माध्यम है तो माध्यम हम मान लेते हैं m है। मानने में क्या जाता है साथी? माध्यम को मान लेते हैं कि m है। तो हम क्या करेंगे? वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा an, यानी कि ये, और उसके बाद फार्मूला हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। उसके बाद करेंगे क्या? जैसा हमने पहला न्यूमेरिकल लगाया, साइन आई का मान हम रख देंगे कितना है? 30, साइन 45 अंक, साइन 30 अंक, यानी ANN बराबर 45, ठीक है। क्या मेरे साथी को ये बात समझ में आ रही है? अब इस पर क्या करेंगे? साइन 30 का हम मान लिखेंगे, और जैसा कि अभी हमने बताया आप सभी से कि साइन 30 का मान 1 बटे, तो पूरे का बटे अगर हम लगाएंगे तो साइन 45 की बात हो गई तो 1 बटे √2। अगर अंतः पदों की गुणा अंतः पदों से, बाह्य पदों की गुणा बाह्य पदों से हम कर लेंगे मेरे साथी, आपको क्या प्राप्त होगा? 1 बटे 2 √2 बटे 1। अब यहाँ पे हम एक रूट से एक, यहाँ पे 2 काटेंगे तो यहाँ पे आपका √2 बच जाएगा, ठीक है। मेरे साथी को क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हमें फिर क्या प्राप्त होगा? बराबर में 1 बटे √2, यानी कि जो आंसर पहला आया था, वही आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर रह गया इस बात का कि हमें ध्यान यहाँ पे देना, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं मेरे साथी? अतः हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक 1 बटे √2 होगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथी। अब हम अपवर्तनांक के संबंधित एक महत्वपूर्ण सूत्र को जानेंगे, और वो सूत्र क्या है, कैसे है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक स्थिति हमारे पास ये आएगी मेरे साथी कि अगर क्या होगा, हम अगर निर्वात में प्रकाश की चाल c हो, क्या होगा? अगर निर्वात में प्रकाश की चाल c हो और माध्यम में प्रकाश की चाल v हो, तो ये बताइए कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो? जल्दी बताओ। वैसे भी पता था हो ही ना, काहे से कि इससे पहले कहीं भी ये चीज़ देखे के ना मिलेगी, ठीक बा। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को कि क्या होगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, क्या मान लेते हैं? निर्वात एक माध्यम है, निर्वात, ठीक है, ये एक माध्यम है, ठीक है। क्या होता है जब निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v, v होता है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? और सबसे पहले यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में होगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या होगा जब प्रकाश की चाल c में हो और माध्यम में भी हो, मीटर प्रति सेकेंड हो, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा मेरे साथी? ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। अब क्या है? निर्वात में क्या है? c है, हम यहाँ बराबर लगाते हैं। निर्वात में क्या है? c है, और माध्यम में क्या है? v है। यानी कि हम देख रहे हैं हमारे पास एक सूत्र निकल के आ रहा है, n बराबर c बटे v, जहाँ पे आपका n क्या है? अपवर्तनांक है, c है प्रकाश की चाल, और v है माध्यम में किसकी चाल? प्रकाश की चाल। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और v है
माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि इस पे हमारा न्यूमेरिकल कैसा होगा। न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को पहले अच्छे से हम पढ़ लेंगे और देखेंगे कि इसमें मान क्या दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है। तो जरा ध्यान पे देखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है और ये न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। पहला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक को कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी और आगे दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अगर नहीं भी दिया होता मेरे साथी यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये हमको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, मान आपका दिया है कांच में अपवर्तनांक यानी कि n बराबर आपका दिया है 1.50। ठीक है, ये आपका क्या दिया है अपवर्तनांक यानी कि n दिया है और हमें क्या दिया है मेरे साथी प्रकाश की चाल, जिसको हम c से लिखते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, कांच की प्लेट में प्रवेश करती है यानी कि हमें v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। v कोई माध्यम है यानी कि हम उस माध्यम के स्थान पे कांच की प्लेट ले लेते हैं, उसमें हम अगर प्रवेश करवाते हैं तो हमें v ज्ञात करना होगा यानी कि हमें कितना मान आएगा, कितना हमें मिलेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी सूत्र आपको क्या बताया, n बराबर c/v क्या बताया, ये आपका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। सूत्र के अनुसार ही हम इस सवाल को लगाएंगे। हमने अभी सूत्र बताया n बराबर c/v यानी कि अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम का चाल। प्रकाश की चाल ये भी है लेकिन ये किसी माध्यम में है और ये क्या है निर्वात में है। क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, मान हमको पता हो गया, सूत्र भी हमको पता हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए आपका n दिया है 1.50। ठीक है, c कितना दिया है मेरे साथी 3×10⁸ और v हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या करेंगे, रहने देंगे। अब देखिए इस v को हम इधर लाएंगे इस साइड में। अगर v को इधर लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि हमको v ही ज्ञात करना है। तो आपका क्या हो जाएगा 3×10⁸ बटे 1.50। अब ये बताइए कि यहाँ पे एक जो दशमलव दिख रहा है नीचे में, अगर इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले में अंश में क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। लोग भैया हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब क्या ये देखो कट रहा है मेरे साथी, तो क्यों नहीं कट रहा है, ये यहाँ से अगर पॉइंट हट गया मेरे साथ तो ये 150 हो गया। कितना हो गया 150। अब 150 के अंदर कितना होता है 150 और 150 गुना होता है क्या होता है 300। क्या हमें प्राप्त हुआ मेरे साथी, यहाँ पे देखिए 2/1×10⁸। क्या हमें यही तो बचा, हमको हमारे पास यही बचा। अगर यही बचा मेरे साथी तो यानी कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस एक का मान कुछ नहीं। ठीक है, हमें प्राप्त क्या हो रहा है, इस चीज में v बराबर हमको प्राप्त होगा मेरे साथी 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत हो मेरे साथी तुरंत बताइए। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि इसमें हमने क्या क्या किया है और जो भी किया है बहुत आसानी से किया है। कैसे किया है, हमने इस सवाल को पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक को कांच की प्लेट में प्रवेश कराते हैं। अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं मेरे साथी और अपवर्तनांक आपका दिया हुआ है 1.50। ठीक है, अब उसके बाद हमको किसमें हम माध्यम में प्रकाश की किरण हम एक कांच
के माध्यम में, कांच की प्लेट में हम प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। तो यानी कि हमें यही बताना है कि हम प्रवेश करवाते हैं तो हमें उसका मान क्या मिलेगा, जो कि प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल आपका दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इतना दिया है तो अभी हमने एक फार्मूला निकाला है कि क्या होगी जब हम क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को ले जाएंगे तो उसका अपवर्तनांक, ठीक है, ये हमें ज्ञात किया। तो अभी हमने सूत्र एक निकाला था n बराबर c/v, n बराबर c/v। अब उसको हमने यहाँ पे मान रखना शुरू कर दिया, उस सूत्र को हमने लिखा और हमने मान रखा। n का मान हमने रखा, क्या रखा मेरे साथी, n का मान हमें पता है कि 1.50 है, बराबर हमने निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि c रखा। हमें v नहीं पता है, हमने v को वैसे ही लिख दिया। अब हमें v ज्ञात करना है तो v को हमने बाहर लिया मेरे साथी, और 1.50 जो है आपके बट्टे में आ गया। जब बट्टे में आ गया मेरे साथी तो 3 × 10⁸ मीटर, और 3 × 10⁸ जो है इसमें ऊपर अंश में लिखे और हर में क्या लिखा हमने 1.50। अब यहाँ से हमने एक दशमलव को हटाया और दशमलव से पीछे यानी कि इधर इस साइड में आप देखें तो 2 आपके अंक दिख रहे होंगे, और जितने अंक होते हैं अंश में उतने अंक जोड़ दिया जाता है। तो हमने क्या किया, पॉइंट हटाया और 2 0 हम इसमें जोड़ दिए। ये बन गया 150 और ऊपर बन गया 300, तो 150 एकदम 150 हमने किया और उसके बाद से 150 गुना 300। तो हमें क्या प्राप्त हुआ मेरे साथी, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, और जो 2 × 10⁸ हमें प्राप्त हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि कांच की प्लेट में जो हम प्रवाहित करेंगे प्रकाश की किरण वो कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्या मेरे सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आया? अब देखते हैं एक हमारे पास एक स्थिति और आ रही है कि क्या होगा यदि हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे साथी कि आपका यहाँ पे 2 माध्यम है, पहला माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये। पहले माध्यम है ये, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि आपका जो पहला माध्यम है v1 है और दूसरा माध्यम है v2 है। अगर तो ये बताइए कि हमें इसका अपवर्तनांक क्या होगा और कैसे होगा, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। आप सभी को पता है मेरे साथी कि अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, और सापेक्ष की बात की जाए मेरे साथी तो किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी कि 1 हम यहाँ लिखेंगे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 का अपवर्तनांक हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथी आपका मिलेगा v1/v2। यह भी एक प्रकार का आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, और जब इससे न्यूमेरिकल आते हैं मेरे साथी तो क्या होता है, हम कहते हैं हमने तो अपवर्तनांक तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन n बराबर sin i/sin r, और उसके सिवाय हमने कुछ नहीं पढ़ा है। हम आपको बिल्कुल गहराई के साथ ले चल रहे हैं मेरे साथी, ताकि कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसे करके आए। तभी तो हमने आपका अभी एक सूत्र निकाल के दिखाया n बराबर c/v। अब हमारे पास एक नई स्थिति क्या आई, एक नई स्थिति ये आई कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 हो और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो, तो ये बताइए 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो कैसे होगा, तो हमने क्या बताया, n एक माध्यम के, यहाँ पे n हमने अपवर्तनांक लिखा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, तो v1 ऊपर बटे v2
लिख दिया। ये आपका फार्मूला बना और इस पर जस्ट नाउ अब हम तुरंत इसी पे एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ सके कि न्यूमेरिकल इस पे कैसे आता है। इसी पर एक न्यूमेरिकल हम लगा रहे हैं और न्यूमेरिकल इसलिए साथ में लगाते चल रहे हैं ताकि हम अगर कोई भी सूत्र निकालें, कोई भी हमारे सामने नया सूत्र आए तो उस पर अगर हम न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो हमें ये दिमाग में सेट रहता है कि इस न्यूमेरिकल के माध्यम, इस सूत्र के माध्यम से इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है और इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम इस सूत्र पे, अभी जो हमने आपको सूत्र बताया इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, इसको हम कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा आप सब। क्या कह रहा है, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, किस में हो मेरे साथी, कांच में हो, क्या हो, कांच में। तो ये मान लेते हैं आपका पहला हो जी, कांच को हम जी से लिखते हैं तो जी हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये V1 हम मान लेते हैं, V1 सपोज दैट कि ये चीज जो हमने लिखा है ये V1 है और यहाँ पे दूसरा क्या दिया है तथा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल दी हुई है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब मान लेते हैं कि आपका पहला जो कांच दिया है वो पहला V1 है और जो जल दिया है ये V2 है, ठीक है, V1/V2 और V1 के जगह पे हमने क्या लिख दिया, कांच यानी कि G, और 2 के जगह पे हमने लिख दिया जल। क्या ये बात समझने में किसी साथी को कोई भी दिक्कत आ रही है, तुरंत बताइएगा। अब हमने अभी एक सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा, n बराबर क्या पढ़ा मेरे साथी, V1/V2, यही तो पढ़ा, V1/V2। अगर क्या होगा, हमने यहाँ V1 के जगह पे क्या माना है, G यानी कि कांच, और V2 के जगह पे हम W लिख लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, अपवर्तनांक यानी कि n, और इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने एक के स्थान पे कांच रख दिया है और जल यानी कि V2 के स्थान पर हमने क्या रख दिया है, जल रख दिया है। हमने यही काम किया है मेरे साथी। अब इसका हमें सूत्र मालूम हो गया। जब सूत्र मालूम हो गया तो इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। Vg का मान आपका दिया हुआ है मेरे साथी 2 × 10⁸ और Vw यानी कि कांच प्रकाश की चाल की मान दी हुई है जल में कितना दिया है 2.25 × 10⁸। आप देख रहे हो मेरे साथी कि यहाँ 10⁸ से 10⁸ स्वाहा कट रहा है, हमने काट दिया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या मेरे साथी, जल्दी बताइए। हमारे पास यही तो बचा, 2 आगे देखिए 2/2.25। क्या होगा अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, जी हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 25 नवैया अगर करें तो 225 होगा, यानी कि जो आपका अपवर्तनांक मिला 8/9, यानी कि अब आप इसे भाग करना चाहें तो कर सकते हैं जो भी मीटर प्रति सेकंड में आए, और यहीं पे आप कर लीजिएगा। हमने यहाँ तक कर दिया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तब कांच के सापेक्ष कांच के सापेक्ष की बात हुई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा मेरे साथी, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9 होगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आए, यानी कि भाग करोगे तो जो भी आए वो मीटर प्रति सेकंड में होगा।
क्या वे सभी विद्यार्थियों को आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है मेरे साथी। और आप ऐसे ही बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमेशा हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। हमारा चैनल साइंस वाला फाउंडेशन आपके हर एक डाउट को दूर करने का प्रयास करेगा। ओनली वन सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान। ठीक है, तब तक के मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ, एक नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।